हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। हम लोगों ने पिछली वीडियो में अपने हिंदी 1 को कंप्लीट कर लिया था, मीन्स लिटरेचर पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। और आज के इस वीडियो में हम क्या स्टार्ट करेंगे, ग्रामर पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ग्रामर पोर्शन में संधि तक हम लोगों ने पहली PA1 में पढ़ लिया था। और हाफ ईयरली हम किससे स्टार्ट करेंगे, शब्द विचार से। पार्ट 4 शब्द विचार। ठीक है, तो शब्द विचार में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ शब्द के बारे में बताया गया, उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उसको अलग अलग पार्ट में अलग अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, शब्द विचार। सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे और उसके बाद से एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो कुछ टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है कि ये टॉपिक 2 वीडियो में ख़त्म हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि ये टॉपिक 2 से 3 वीडियो में भी ख़त्म हो जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये जो चैप्टर है वो बहुत लेंदी है, तो टाइम लग सकता है। अगर हमें अच्छे से समझना है तो हमें डीपली पढ़ना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। परिभाषा पहले देखते हैं कि वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, या इसका एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, वर्णों के सार्थक और क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। ये इसका इजी डेफिनेशन है। अब कैसे, चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू देख। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है क प्लस ल प्लस म इज इक्वल टू कलम लिखा है। ठीक है, अब इन्हीं वर्ड अक्षरों को हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, इन्हीं लेटर्स को हम ऐसे लिख देते हैं, म प्लस क प्लस ल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म क ल। तो क्या मकल का कोई अर्थ होता है? आप बताइए मुझे तो नहीं पता है कि मकल का कोई अर्थ होता है। तो जो इसका डेफिनेशन है वो क्या था, यही ना कि वर्णों के सार्थक और क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स पर बड़ा उ की मात्रा सु, र, ज इज इक्वल टू सूरज आदि। ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए। अब हम शब्द के भेद देखेंगे। शब्द के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कौन कौन से 2 भेद होते हैं? पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। ठीक है, अब हम सार्थक शब्द का डेफिनेशन देखेंगे उदाहरण के साथ, उसके बाद निरर्थक शब्द का। सार्थक शब्द जिन शब्दों का अपना एक अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बिजली, कुर्सी आदि। आप भी जानते हैं बिजली, जिससे फ़ैन वगैरह चलता है, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, मीन्स पावर मिलता है, यानी कि लाइट मिलती है। और कुर्सी जिस पे हम बैठते हैं, दैट मीन्स चेयर। ठीक है, तो इसका अर्थ आप जानते हैं कि ये कोई ना कोई चीज़ होती है जिससे कोई काम होता है। लेकिन अब आगे हम क्या करेंगे, निरर्थक शब्द के डेफिनेशन को देखेंगे। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थात जिन शब्दों से हम किसी को अपनी बात नहीं समझा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे लिजबी, सिरकू आदि। अब आप बताइए मुझे कि लिजबी का कोई अर्थ होता है? मैंने तो नहीं सुना है। सिरकू का कोई अर्थ होता है? नहीं सुना है मैंने। ठीक है, तो जिन शब्दों का अर्थ होगा, यानी कि जिन शब्दों से हम अपनी बात किसी को समझा पाएंगे उसे हम सार्थक शब्द कहेंगे, और जिन शब्दों से हम अपनी बात किसी को नहीं समझा पाएंगे उसे हम निरर्थक शब्द कहेंगे। थोड़ा सा हम नोट देख लेते हैं कि मतलब मेन पॉइंट जो है कि कभी कभी निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के साथ मिलकर उनकी शोभा में वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, भले ही उनका कोई अर्थ ना हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, चाय वाय
रोटी, वोटी आदि। अब देखिए चाय का मतलब तो पता है कि ये कोई पीने वाला पदार्थ है, लेकिन वाय का क्या अर्थ होता है, कोई नहीं। लेकिन जब हमारे घर कोई आता है तो कहते हैं अरे थोड़ा चाय वाय लाओ। और अगर किसी को रोटी पूछ रहे, रोटी मीन्स खाने वाली चीज़ होती है, ये भोजन है। और अगर किसी को रोटी देना होता है, रोटी वोटी चाहिए ऐसे बोलते हैं ना। तो रोटी, वो रोटी का तो अर्थ हुआ, लेकिन वोटी का कोई अर्थ नहीं हुआ। लेकिन रोटी की शोभा को बढ़ाने के लिए हम ओटी बोल लेते हैं। चाय की शोभा को बढ़ाने के लिए चाय, और वाय का मतलब कि उसके साथ कुछ और। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं शब्द और पद में अंतर। देखिए पद एक होता है और शब्द, ये दोनों में क्या अंतर होता है। जब वर्णों के सार्थक समूह को स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द कहलाता है, परंतु जब उसका वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो व्याकरण के नियमों से बंध जाता है और तब वही शब्द पद कहलाने लगता है। ठीक है, कैसे, हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मुदित सुबह स्कूल, ठीक है, ये अलग अलग, देखिए कॉमा लगा के लगा हुआ है, तो ये अलग अलग शब्द हैं तीनों। ठीक है, और जब हम इसी को वाक्य में प्रयोग कर देंगे, मतलब एकदम सीक्वेंस में लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, मुदित सुबह स्कूल जा रहा है। अब देखिए पहले भी मुदित सुबह स्कूल था और अभी भी मुदित सुबह और स्कूल है। ठीक है, यहाँ पर ये स्वतंत्र है, यहाँ पर अलग अलग है, तो यहाँ पर ये शब्द है। लेकिन जब यहाँ पर ये एक साथ मिलकर के एक वाक्य बना दिया तो यहाँ पर ये जो मुदित है, जो सुबह है, जो स्कूल है, ये तीनों क्या हो जाएंगे, पद बन जाएंगे। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त वही शब्द अब पद कहलाएंगे, यानी कि देखिए यहाँ पर पद हो गया। ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। ठीक है, वर्गीकरण मतलब इसको बांट दिया गया है 5 वर्गों में, 5। ठीक है, पहला देखेंगे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, चौथा है अर्थ के आधार पर, और पांचवा है व्याकरणिक नियमों के आधार पर। ठीक है, यानी कि व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी के बचे हुए जो पार्ट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार कमेंट कर देना, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से जो भी आपको नहीं समझ में आया होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हैव अ गुड डे।